प्रारब्ध की सीरीज में आज का नेक्स्ट वीडियो है कर्क राशि का राहु। आप सभी जब अपनी जन्म पत्रिका में लग्न पत्रिका में जब आप 4 नंबर की राशि में राहु लिखा हुआ देखते हैं तो उसे हम कर्क राशि का राहु बोलते हैं, क्योंकि कर्क राशि जो है वो चौथे नंबर पे आती है ज़ोडिएक साइन के ज़ोडिएक सर्कल के बेल्ट में। अब आज की जो क्लास है उसमें आप सभी लोग ये समझेंगे कि जो कर्क राशि का राहु है उसका प्रारब्ध क्या है, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे कि हम प्रारब्ध की सीरीज़ में हर ही भाव से और हर ग्रह से कोई ना कोई प्रारब्ध, किस प्रकार का प्रारब्ध जुड़ा हुआ हो सकता है, उसको हम समझ रहे हैं। और ये मेरे अपने बनाए हुए नियम बिल्कुल भी नहीं है, ये ऋषि मुनियों ने बनाए हुए नियम हैं। और हम जब पाराशर ऋषि के अनुसार चीज़ों को समझते हैं, वशिष्ठ ऋषि के अनुसार समझते हैं, तो हमें थेट सूत्रों का ज्ञान होता है, थेट कर्स का या थेट शाप का ज्ञान होता है कि एग्जैक्टली ऐसा कौन सा कर्म रहा है व्यक्ति का गत जन्म का जिसके कारण उसके ग्रह की ये पोजीशन है। आप जब भी किसी को पत्रिका दिखाने जाते हैं तो शुभाशुभ परिणाम पूछते हैं, ग्रहों का क्या परिणाम है, ये ग्रह क्या कर रहा है, या आप दशा अंतर्दशा पूछते हैं। किसी पिटे वही सवाल होते हैं कि भाई मेरी ये दशा कैसे जाएगी, या मुझे बच्चा होगा कि नहीं, मुझे मेरा जॉब चेंज होगा कि नहीं, या घर होगा कि नहीं। परंतु ये बड़ी प्राइमा फेसी लेवल के क्वेश्चंस है, पर इन प्रश्नों को आप ऑब्वियसली ये प्रश्न जब तक शांत नहीं होते व्यक्ति के, तब तक वो उसे दूसरी कोई इच्छा या दूसरा कोई उसको क्यूरियोसिटी आएगी नहीं। एक कहावत कही जाती है कि पेट के ऊपर की भूख जब तक शांत नहीं होती है तब तक बाकी कोई भूख जो है वो इंसान को विचलित नहीं करती है। तो यहाँ पर कहावत कुछ और है, पर मैंने आपको बताने के माध्यम से ये कहावत थोड़ी सी मरोड़ी है। तो हमें ये प्रश्न तब आते हैं, जिज्ञासा तब आती है जीवन को लेकर कि भाई जीवन ऐसा क्यों है। तो अगर आपके बेसिक इम्यूनिटीज़, बेसिक जो आपकी ज़रूरतें हैं, व्यक्ति की ज़रूरतें हैं, वो अगर शांत हो जाए और फिर उसकी जब ग्रीड बढ़ती है, जब उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, तब वो इन सवालों पे अटकता है कि यार ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही है। और हर ग्रह हमें उन सवालों के जवाब देने में मदद करता है। अब राहु जो है चौथे भाव का, पाराशर ऋषि के सूत्रों के अनुसार कर्क राशि का जो राहु है वो किसी न किसी जन्म में नाग योनि से रहा है। अब नाग योनि मतलब क्या, कि जब गत जन्म के जो आपके चक्र या जो आपके कर्म रहे हैं, वो उन कर्मों में अगर आपने, देखिए मनुष्य योनि में आने के लिए ऐसा नहीं कि सभी को सबसे पहले ही मनुष्य योनि मिल जाती होगी, है ना। मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पुण्य करने पड़ते हैं, तब ये योनि प्राप्त होती है। परंतु इस योनि में आने के पहले हम बहुत बार अलग अलग योनियों में जाते हैं हमारे कर्मानुसार। कोई व्याघ्र योनि में जाता है, कोई श्वान योनि में जाता है, कोई मकर योनि में जाता है, कोई अश्व योनि में जाता है। तो इन सभी योनियों में जब जाता है व्यक्ति, तो ये क्यों जाता है, क्योंकि उसके गत जन्मों के चक्र के कारण जाता है। अगर आप कर्म विपाक संहिता पढ़ें, या फिर अगर आप नारद संहिता पढ़ें, आप गरुड़ पुराण पढ़ें, विष्णु पुराण पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, इन सभी में अलग अलग खंड हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं कर्मों के विवरण को लेकर। और गरुड़ पुराण में हमें नरकों के विवरण भी मिलते हैं। उन विवरणों में समझ में आता है कि भाई जो व्यक्ति को योनि प्राप्त हुई है उसने ऐसा क्या कर्म करा है। मतलब अगर किसी ने सोना लूटा है तो वो अगले जन्म में कौन सी योनि में जाएगा, वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसमें उसको कितने हजार नरकों का वास करना पड़ेगा। और नरक के भी बहुत प्रकार होते हैं। अब नरकों के प्रकार भोगने के बाद में फिर
उस दंड को भोगने के बाद में फिर वो उस योनि में जाता है, उस योनि में उतने काल खंड के लिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मच्छर योनि की बात करें तो उसका जीवन काल बड़ा छोटा है, चींटी योनि की बात करें तो उसका जीवन काल बड़ा छोटा है, परंतु अगर कछुए की योनि में जाता है ना, कुर्म अवतार था, है ना, कुर्म की योनि में जाता है तो उसकी आयु बड़ी लंबी है। तो आपके कर्मानुसार आपको वो योनि प्राप्त होती है, और वो कौन से कर्म हैं जिसके कारण आपका जन्म है उस योनि में होता है, इसका विवरण आपको कर्म विपाक संहिता में मिलेगा, नक्षत्रों के अनुसार मिलेगा, फिर आपको गरुड़ पुराण में मिलेगा। परंतु इसको डिकोड कैसे करें और इसको समझे कैसे, और आज के जीवन में ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कैसे हमको मदद कर सकती है। तो ये मदद तब कर सकती है जब आप ये चीज़ समझ लेते हैं कि भाई मैं जिस योनि से आया हूँ, या जिस योनि, जो भी योनि के संस्कार मेरे पत्रिका में दिखाई देते हैं, मैं वैसा बिहेव करने वाला हूँ। क्योंकि पत्रिका 100 नहीं 1000 टाइम सत्य है, व्यक्ति झूठा है। क्योंकि व्यक्ति कभी भी सत्य बोलने की हिम्मत नहीं रखता है, परंतु जो पत्रिका है वो आपका पिंड दिखाती है, वो आपका मेन बेस तत्व दिखाती है जो फिक्स है, उसे बदला नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सर्प योनि से है, वो सर्प की तरह ही व्यवहार करने वाला है, राइट। अगर कोई बिच्छू के योनि से है, स्कॉर्पियो है, वो स्कॉर्पियो की तरह ही डंक मारना छोड़ ही नहीं सकता है। आप उसके निकट जाइए वो आपको डंक मारेगा ही। ये उसका बेस तत्व है, ये उसका बेसिक नेचर है, उसका पिंड है। तो हमें हमारी पत्रिका से पिंड समझ में आता है। ये पिंड का जो क्या बोलते हैं ऐसे वर्गीकरण है ना, और ये पिंड जो है ना, ये ओरिजिनल बहुत बार दब जाता है। क्यों दब जाता है? क्योंकि जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग होती है, उस अपब्रिंगिंग में बचपन से हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है, अंकित की जाती है हमारे ऊपर, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिहेव नहीं करना, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सही है। समाज के नियम अनुसार वो चीज़ ठीक है, परंतु किसी का पिंड क्या है, उसके पिंड को समझकर अगर हम उसका संगोपन कर रहे हैं, उसका नर्चरिंग कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति है जब वो बालक रूप में है वो बाहर अलग बन के आएगा। परंतु हम घिसी पिटी अपब्रिंगिंग के शिकार होते हैं, और इसमें हमारे माता पिता की गलती कतई नहीं है, उनकी भी अपब्रिंगिंग वैसे ही हुई है। तो ये समाज में लहर जब तक नहीं बदलेगी, ये मेंटल वेवलेंथ जब तक नहीं बदलेगी, तब तक कॉन्शियस अपब्रिंगिंग नहीं आएगी, तब तक हम समझ ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर किसी का पिंड है कि भाई बेसिक पिंड क्या है, अपने बच्चे का बेसिक पिंड क्या है, उसके सवाल क्या आ रहे हैं आपकी तरफ, उसके प्रश्न क्या आ रहे हैं, वो किस प्रकार की चीज़ों की तरफ इंक्लाइंड है, किस तरह की चीज़ों की तरफ वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, सुख प्राप्ति करता है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें दिख जाएंगी। हाँ, उसे मोल्ड कैसे करना है वो आपके हाथ में है, पर उसे जजमेंट नहीं देनी है। दैट्स अ फाइन लाइन विच वी नीड टू ड्रॉ। तो हम थे बेसिक पिंड पे, है ना। तो पत्रिका जो है वो आपको बेसिक पिंड दिखा रही है। तो कर्क राशि का जो राहु है वो क्या दर्शाता है कि ये व्यक्ति कभी ना कभी क्या रहा है, सर्प योनि से रहा है। अब सर्प योनि से रहा है और ये इस जीवन में पत्रिका में लेकर आया है, इसका अर्थ है कि वो सर्प योनि के जो कर्म बंधन थे वो छूटे नहीं है, वो पूरे नहीं हुए हैं। उसे पूरा करने के लिए इस व्यक्ति ने जन्म लिया है। कुछ ना कुछ ऐसी वृत्ति है जो सर्प योनि के माध्यम से पूरी होनी है। सर्प विषैले होते हैं, राइट। मेन गुण क्या है? नागलोक जो है वो प्रचलित है हिप्नोटिज्म के लिए, उनके पास सुपर पावर्स हैं, उनके पास में अगर आपको समझना है सर्प योनि मतलब कर्क राशि के राहु को, तो आप सर्पों की डॉक्यूमेंट्री देखिए, आप नागलोकों के बारे में पढ़िए, आप नागलोक के सिटीजन्स कैसे होते हैं। हर लोक में सिटीजन्स होते हैं ना, तो उन लोगों के मतलब वहाँ पे क्या नियम है, वहाँ पे क्या कल्चर है, ये जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमें वो योनि नहीं समझ में आती है, और जब तक वो योनि नहीं समझ में आती तब तक हमें वो कर्ज समझ में नहीं आती है। तो मेनली अगर कोई रिवेंज लेने के लिए आ रहा है, जैसे आश्लेषा नक्षत्र का बॉर्न है, रोहिणी का है, तो आप देखिए ये सर्पों से संबंधित नक्षत्र हैं, और इसके जो गुणधर्म हैं आप देखेंगे कि
ये बहुत हद तक रिवेंज लेने वाले हैं या अपना अभीष्ट पूरा करने वाले, बाय हुक बाय क्रुक बदला लेने वाले, बाय हुक बाय क्रुक अपना जो गंतव्य है वहाँ तक पहुँचने वाले होते हैं। और वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए उद्भव होते हैं, और वो जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है वो उसे किए बिना छोड़ते नहीं हैं। तो कर्क राशि का जब राहु आता है तो उस जिस भी खानदान में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है वो उस खानदान में, खानदान से संबंधित किसी व्यक्ति से या किसी आसपास के रिलेटिव से बदला लेने के लिए आया हुआ होता है। फिर क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी अपूरी इच्छा पूर्ण करने के लिए आया हुआ है। अब इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। देखिए, नाग जोड़ी हमने पिक्चरों में बहुत बार देखा है कि भाई नाग जोड़ी जब डिस्टर्ब होती है, मतलब नाग नागिन का जो जोड़ा होता है उसमें से किसी की हत्या कर दी जाए, किसी ने मार दिया, तो वो अब अपना बदला लेने के लिए पूरा करने के लिए आती है। ये इस तरह की पिक्चरें हमने देखी है ना। तो वो आधा सत्य है, मतलब वो उसमें तथ्य है, परंतु वो तथ्य ये है कि जब इस प्रकार का कर्म होता है तो उस वो व्यक्ति के माध्यम से बदला लेने के लिए आते हैं। अब ये इसमें बहुत सारे सब लेवल्स है, समझिएगा, क्योंकि हम सिर्फ एक ग्रह की बात कर रहे हैं। देयर इज इंटरेक्शन ऑफ दिस प्लैनेट विद अदर 8 प्लैनेट्स, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो अदर 8 प्लैनेट्स के साथ में उसका इंटरेक्शन कैसा है। फिर ये सिर्फ कर्क राशि का राहु है, तो अब ये कर्क राशि का राहु है। अब ये राहु के साथ में किसी अगर चंद्र की युति हो जाए, सूर्य की युति हो जाए, तो वहाँ पे पितृदोष निर्माण हो जाता है, और वो नाग पितृदोष होता है, पूर्ण नाग पितृदोष हो जाता है। अगर मान लीजिए दशम भाव में केतु आ जाए और चंद्र आ जाए तो वो पूर्ण नाग दोष, मतलब पूर्णिमा के दिन का। ऐसे बहुत सारे इसके वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे सब लेवल्स हैं। वो एक बार में समझना मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। परंतु इससे कम से कम ये वीडियो आपको फूड फॉर थॉट देकर जाएगा कि भाई जो कर्क राशि का राहु है वो गहरे रूप से काम करता है। बहुत बार कर्क राशि के राहु जब होते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु के समय, मतलब जो उसका पोस्ट लाइफ होता है, या घर में किसी न किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका होता है, घर में किसी को कैंसर होता ही है, कैंसर से जूझता ही है व्यक्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं मरण तुल्य कष्ट दिया है और उस मरण तुल्य कष्ट से व्यक्ति को जाना पड़ता है। मतलब घर में किसी न किसी व्यक्ति को डेड सेल्स क्या मतलब कैंसर क्या है, डेड सेल्स, राइट। तो वो प्रकार है। फिर आप जब पितृदोष, फिर काल सर्प दोष के अनुसार भी ये जो कर्क राशि का राहु है जब नाग दोष लेके आता है, इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, काल सर्पदोष की बात करें, तो वहाँ फिर 12 प्रकार के काल सर्पदोष आ जाएंगे। जैसे 12 प्रकार के पितृदोष हैं, है ना। अब 12 प्रकार के पितृदोष हैं, पर हम वापस से उसे जब 12 साइंस के थ्रू जाते हैं, 12 भाव के थ्रू जाते हैं, तो 12 × 12 144 कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो पितृदोष के 144 कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। उसी प्रकार से काल सर्पदोष के 144 कॉम्बिनेशन है। मतलब ये सब पार्ट है उसके, पर बेस क्या है, कर्क राशि का राहु। और कर्क राशि का राहु जो नाग योनि से है, मतलब नाग योनि से संबंधित कौन से शाप और दोष हो सकते हैं। अब इस व्यक्ति के पास में बहुत इसके घर का वातावरण बड़ा स्ट्रेंज रहेगा, बड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, या बहुत अजीब सा रहेगा। घर में अजीब से एक कोई भी चीज़ अजीब वाली स्ट्रेंज एलिमेंट है ना, वो घर में पाई जाएगी। जो थिंकिंग बियॉन्ड, मतलब राहु ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो समाज के बिलीफ सिस्टम से बाहर है। राहु ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो समझने में आपके लिए रूल्स और नॉर्म्स में नहीं बैठती हैं। तो ऐसे रूल्स, ऐसे नियम, ऐसी विचारधारा उस घर में पाई जाती है या उस वास्तु में पाई जाती है। राहु चंडाल है, देखिए, है ना। राहु को चंडाल भी माना गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए अब राहु के साथ में अलग अलग ग्रह जब जुड़ते हैं तो अगेन अलग दोष होता है। जैसे गुरु और राहु है तो चंडाल योनि का मतलब ये नाग चंडाल कहा जाता है। शनि के साथ आ जाए तो ये पिशाच चंडाल, मतलब नाग पिशाच के रूप में आता है। बहुत इसके अलग अलग वर्गीकरण हैं और उसके अनुसार उसके कर्म हैं, उसके अनुसार के उसकी कर्म की छटा दिखाई देती है। ये वीडियो और लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं पे
रुकती हूँ। इस सीरीज़ को अगर आप और सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप पुराणों को पढ़िए, संहिताओं को पढ़िए, परंतु वो लैंग्वेज जो है वो डिकोड करनी पड़ती है, वो आसानी से नहीं समझ में आती है। इसको समझने के लिए आपको सृष्टि के नियमों को समझना पड़ता है, सृष्टि को समझना पड़ता है। ये सबसे आसान तरीका है। ऑब्जर्वर ज़्यादा बनिए तो बहुत आसान तरीके से हम समझना। जजमेंट देने के पहले क्या हो रहा है, सिर्फ होने को ग्रैस्प करना है, तो बहुत कुछ आपको समझ में आ सकता है। आप सभी के अनुभव अभी तक के आप डेफिनेटली आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आएंगे, और मेरा कर्क का राहु पंचम भाव में है, मेरा कर्क का राहु अष्टम भाव में है, मेरा कर्क का राहु दशम भाव में है, इस प्रकार से मुझे आप कमेंट्स आप डालेंगे। तो हर भाव के अनुसार उस भाव से संबंधित जो भी आपका रिश्ता है, जो भी नाता है, जो भी लोग दिखाई देते हैं, जो भी रिश्ते दिखाई देते हैं, या आपके जीवन का जो पक्ष है, वो वहाँ पे वो दोष, वहाँ पे वो कर्स, वहाँ पे वो नाग योनि काम करती है। फूड फॉर थॉट। इसके ऊपर मंथन करिए, इसके ऊपर आपके क्या अनुभव रहे हैं उसको एनालाइज करिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो ज़रूर आप किसी भी आप ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि अपने पत्रिका को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा, राइट। उसके माध्यम से आप उस चीज़ को डिकोड कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। और जाते जाते एक और चीज़ कहूँगी, राहु तंत्र के कारक हैं, तो जब राहु तंत्र, तो नाग तंत्र जो है उससे भी संबंधित, नाग सिद्धि से संबंधित भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही विषय को लेकर।